पहले विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, अब फिर उसके बाद निकाय और पंचायत चुनाव भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। ऐसी कौन-सी कमी या कमजोरी मानते हैं आप? इसमें हमारा परफॉर्मेंस बहुत पुअर था। 46 में से हम 7 सीटें जीते। अमरजीत भगत और आपके रिश्ते में पहले भी कई बार अनबन देखी जा चुकी है, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है कि जो भी बाबा के संपर्क में आता है, सिर्फ बाबा का होकर के रह जाता है? एक मानसिकता का ये परिचायक है जिसे मैं फासिस्टवादी कहता हूँ अपने सोच के अनुसार। देवेंद्र यादव जी जेल से रिहा हुए। अगले दिन वो सीधे दिल्ली पहुंचे, राहुल गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई। अब कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश की जो कमान है उन्हें भी सौंपी जा सके। कैसे? हमको तो सत्ता प्राप्त करने के लिए इन प्रकारेण जो भी करना पड़ेगा आप करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्रीय जगत विजन के खास शो में। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए जाने के बाद अब सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा तेज हो गई है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की ताजपोशी की जा सकती है। टीएस सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। वहीं अब इन सभी विषयों को लेकर के आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाबा, कैसे देखते हैं इस पूरे प्रक्रिया को, बदलाव को कैसे देखते हैं? उदयपुर अधिवेशन हुआ था और मेरे ख्याल से 2 साल से ज़्यादा हो गया है उसको, और उसमें कुछ निर्णय लिए गए थे कांग्रेस के आने वाले समय की रूपरेखा कैसी होगी, उसको किस तरह से प्राथमिकताएं देके रीएनर्जाइज किया जा सकता है। कुछ बिंदुओं पे प्रस्ताव भी पारित हुए थे। उसमें संगठन को लेके भी एक बिंदु था जिसमें ये फैसला हुआ था कि आने वाले समय में नई पीढ़ी को भी मौका मिले। इस बात को ध्यान में रखते हुए 50 साल से कम और 50 साल से ज़्यादा आयु वर्ग के कांग्रेस जनों में जवाबदारी बांटी जाएगी, आधी आधी। आधी 50 साल से ऊपर, आधी 50 साल से कम। महिलाओं के लिए स्वाभाविक है 50 साल से कम है, युवाओं को भी अवसर मिलेगा ताकि कांग्रेस में जो बेंच स्ट्रेंथ है और जो सदस्य कांग्रेस के पदाधिकारी के रूप में काम कर सकते हैं उनके वो मौके मिलें, उनकी टेस्टिंग हो और फिर छन के बेहतर टैलेंट जो आएगा वो आगे बढ़ सकता है। उसी रूपरेखा के तहत आपने देखा होगा कि कई राज्यों में परिवर्तन हो रहे हैं, संगठन में परिवर्तन हो रहे हैं, एआईसीसी लेवल पे भी परिवर्तन हो रहे हैं। उदयपुर अधिवेशन के बाद में हाल में कर्नाटक में जो भी अधिवेशन हुआ था उसमें भी इस पे चर्चा हुई थी और उस चर्चा में भी ये बातें सामने आई थी कि जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस होने हैं वो अब जल्दी किए जाएंगे। उड़ीसा में आपने देखा पूरी कांग्रेस कमेटी को भंग किया गया था, अभी नए पीसीसी वहाँ नियुक्त हो गए हैं। फिर आपने हिमाचल में देखा कि पीसीसी को भंग किया गया, यूपी में देखा पीसीसी को भंग किया गया। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है एक राष्ट्रीय स्तर पे एक रणनीति के तहत, एक सोच के तहत, और उसी में जब एक जगह होता है तो और जगह अटकलें चालू हो जाती। छत्तीसगढ़ में क्या होगा, यहाँ भी कुछ चेंज होगा कि नहीं, तो वही है, इसके अलावा और कोई एक्सरसाइज नहीं है। कांग्रेस का हाईकमांड है ये तस्दीक करके और समय के हिसाब से निर्णय लेता है। तो आपने अभी भूपेश के संदर्भ में भी, भूपेश जी के बारे में भी रेफर किया, तो जो चेंज हुआ एआईसीसी लेवल पे, नए जनरल सेक्रेटरी 2 मनोनीत हुए, स्टेट इंचार्जेस मनोनीत हुए, यानी कुछ चेंज हुए कुछ नए आए। मेरे ख्याल से 9, 2, 11 शायद स्टेट इंचार्जेस बनाए गए, जिसमें 2 जनरल सेक्रेटरी मनोनीत हुए और बाकी स्टेट इंचार्ज के रूप में मनोनीत हुए। तो उस प्रक्रिया के बाद खास करके मीडिया में अटकलने लगती है। मीडिया में विशेष कौतूहल रहता है कि अब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, हम पहले न्यूज़ को पकड़ लें, हम पहली चीज़ को बता दें लोगों के सामने, हम पहले पहुंच जाएं। उसी में ये सारी चर्चाएं हो रही हैं कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ होना है क्या। अच्छा, अगर आपको प्रदेश का प्रभार सौंपा जाता है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, तो क्या यह माना जा सकता है कि प्रदेश में आप अपने हिसाब से टीमें पूरी रखेंगे? मैं नहीं समझता कि किसी को भी प्रदेश की जिम्मेदारी मिलती है तो अपने हिसाब से कुछ करता है, वो पार्टी के हिसाब से करता है या करती है। जो पार्टी निर्णय लेती है, साथ में बैठ के निर्णय लेती है। स्टेट के इंचार्जेस होते हैं, सेक्रेटरी इंचार्ज, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सचिन पायलट जी हैं,
3 सचिव हैं जिनको सचिव के रूप में विभिन्न छत्तीसगढ़ के एरिया में जवाबदारी दी गई है काम करने के लिए, और कांग्रेस के सीनियर लीडर्स रहते हैं। ये सब मिल के तय करते हैं कि इसका स्वरूप क्या है। किसी एक आदमी का निर्णय मैंने आज तक नहीं सुना। ये भी एक फैंसी मीडिया में आती है कि एक आदमी जैसा चाहे वैसा करता है, ऐसा कभी नहीं होता। ये टीम गेम है। इंडिया की टीम सिलेक्ट होती है तो एक आदमी चुनता है। मान लीजिए किसी को कैप्टन बना दिया तो वो टीम चुनता है क्या? वो नहीं चुनता। एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सिलेक्शन प्रोसेस से टीम चुनी जाती है और 15-16 लोग चुने जाते हैं टीम में। जब मैच का समय आता है तो पिच को देख के, उनको स्थिति को देख के, फॉर्म को देख के फिर फाइनल टीम का सिलेक्शन होता है, फिर जिसमें कैप्टन और जो मैनेजर रहते हैं, कोच रहते हैं, इन लोग मिलके फिर फाइनल करते हैं। ये वन मैन डिसीजन नहीं होते। आपके अध्यक्ष चुने जाने के बाद क्या आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो क्या लगता है आपको कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी? मेरे चुनने जाने का तो अभी प्रश्न ही नहीं उठता है। मेरे को चुना जा रहा है ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो जिनके पास भी प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदारी रहेगी, निश्चित रूप से वो सबको लेके चलेंगे और कांग्रेस के लिए बेहतर परफॉर्मेंस आए। एक ही लक्ष्य हम सबका है कि अगली गवर्नमेंट कांग्रेस की आनी चाहिए और उसके लिए हम सब मिलके काम करेंगे। ये टीम गेम है, मैंने पहले आपको बताया। 11 खिलाड़ी अगर किसी टीम में खेल रहे हैं तो एक आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। चाहे वो गावस्कर हो, चाहे वो कपिल देव हो, चाहे वो तेंदुलकर हो, चाहे वो विराट कोहली हो। कल मैच हम जीते, विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई तो अकेले सेंचुरी से ही सब कुछ हुआ। रोहित शर्मा ने भी कुछ किया, श्रेयस अय्यर ने भी कुछ किया, बाकी प्लेयर्स ने भी कुछ किया, बॉलर्स ने आउट किया, तब जाके आप जीतते हो। तो कहीं भी आपको खेल या उसके परिणाम को देखना है तो जिस दिन टीम बेहतर खेलेगी, टीम, ये एकल कुश्ती नहीं है, ये टीम गेम है। तो एकल कुश्ती होती तो आप बोलते कि भाई फलाना आदमी आप क्या करोगे। वो दंगल में जो जीते, वो फिर व्यक्ति की कारगरता, प्रभावशीलता, उसके गुण, उस दिन कैसा खेला, उस पर निर्भर करता है। ये टीम गेम है। तो मिलके हम सब काम करेंगे और मिलके परिणाम आएगा। चाहे कैप्टनसी किसी के पास भी जवाबदारी। पहले विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, अब फिर उसके बाद निकाय और पंचायत चुनाव भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। ऐसी कौन सी कमी या कमजोरी मानते हैं बाबा? समय है, परिस्थिति है, कोई एक कारण नहीं होता। ये जो चुनाव होते हैं किसी एक कारण से हारे या जीते नहीं जाते। अलग अलग स्तर के चुनाव हैं, राज्य स्तर का चुनाव है, राज्य स्तर के मुद्दे होते हैं, उसमें हमारी कहाँ चूक हुई हम उसको देख रहे हैं, हमने देखा भी है और हमने ये पाया कि शहरी क्षेत्रों में हम अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, ट्राइबल एरिया में हम अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए। ये आधा, लगभग 46 सीटें होती हैं 90 में से, इसमें हमारा परफॉर्मेंस बहुत पुअर था। 46 में से हम 7 सीटें जीते और बाकी जो 44 है उसमें 28 सीटें जीते, उसमें हमने अच्छा किया। तो जहां हमने अच्छा नहीं किया वहां क्या कारण हुआ? पहले जिन 46 सीटों की बात हो रही है उसमें 21 और शायद 38 सीटें जीते थे। 38 की जगह हम 7 पे आ गए और जहां 44 सीटें बची, जिसे हम मैदानी इलाका कह सकते हैं, उसमें हम 27 सीटें जीते थे। तो हम यथास्थिति, बल्कि 1 सीट ज़्यादा 28 सीटों पे हम आए। तो आदमी देखता है इसको, परिस्थिति को देखता है कि ये अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग विधानसभाएं जरूर हैं, लेकिन क्षेत्र विशेष को अगर आप देखें, समूह में अगर इनको आप बांट के देखना चाहें तो समूह में ऐसी स्थिति दिखती है। फिर उसके अंदर के हर विधानसभा की स्थिति अलग होगी। तो उसका विश्लेषण हर आदमी करता है, अपने से भी करता है, सामूहिक तौर पे भी करता है, पार्टी के लेवल पे भी करता है, ताकि अगले बार अगर कहीं कोई कमी रह गई तो वो दोहराई ना जाए। अमरजीत भगत और आपके रिश्ते में पहले भी कई बार अनबन देखी जा चुकी है, लेकिन ऐसी क्या चीज है कि जो भी बाबा के संपर्क में आता है सिर्फ बाबा का होकर के रह जाता है? अभी दिल्ली दौरे से लौटे और उन्होंने खुल करके आपके नाम का समर्थन किया है। अमरजीत से मेरे संबंध अनबन के कभी नहीं रहे। ग्रुप पॉलिटिक्स होती है, वो अपने जगह है, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों में आज तक कोई ऐसा मौका मुझे याद नहीं है जहाँ की संबंध हम लोगों के बिगड़े हों। मेरे संपर्क में सबसे पहले अमरजीत आए थे जब यूथ कांग्रेस में थे।
अब यूथ कांग्रेस आप चले जाइए 30 साल 35 साल पीछे। मुझे याद है कि हम लोग अपना सिनेमा हॉल अंबिकापुर में बना रहे थे, मैं वहीं परिसर में बैठा था, काम चल रहा था, काम देख रहा था। अब वहाँ अमरजीत आए थे और उनकी इच्छा थी यूथ कांग्रेस में और भागीदार बनने की, स्टेट लेवल में आने की, और उन्हें मेरे से मिले और कहे कि बाबा उनसे अगर ऐसा हो तो हम लोग के संबंध वैसे रहें, एक दूसरे के साथ काम करने के हम लोग के संबंध सालों से बने रहें। और प्रयास हम लोगों ने हमेशा यही किया है कि फिर टीम एक साथ जितना अच्छा से खेलिएगा उतना परिणाम, खेल में जब आप मैच में भाग लेंगे तो उतने अच्छे परिणाम आप टीम के लिए ला सकेंगे। तो प्रयास हम लोगों के हमेशा ऐसे रहे, कोई ऐसी कटुता कभी हो, कभी ऐसा थोड़ा इधर उधर थोड़ा बहुत होता रहता है। इतने सारे लोग जुड़े रहते हैं कि उनमें आपस में कहीं कुछ है तो उसको हम लोग को संभालना पड़ता है। कोई आपके साथ जुड़ा है तो वो आपसे अलग बात करेगा, आपके कैमरा पर्सन के साथ कोई जुड़ा हुआ है वो उनसे अलग किस्म से बात करेगा। उन लोगों के बीच में अगर कुछ खटपट है तो आपको और आपके कैमरा पर्सन को उसको सुलझाना पड़ता है। तो ये नहीं है कि आप और आपके कैमरा पर्सन लड़ रहे हैं आपस में या कुछ आपके बीच में विशेष टकराव, ऐसा नहीं होता। समझदारी होती है, टीम वर्क होती है, और हम लोग के बीच में ऐसी कोई बात नहीं। देवेंद्र यादव जी जेल से छूटे, रिहा हुए, उसके जस्ट दूसरे दिन फिर 13 कांग्रेसी नेताओं पर एफआईआर, देवेंद्र यादव जी के साथ ही। कैसे देखते हैं आप इसे? एक मानसिकता का ये परिचायक है जिसे मैं फासिस्टवादी कहता हूँ अपने सोच के अनुसार, कि वर्तमान में सत्ताधारी दल जो केंद्र सरकार में भी हैं, जो राज्य सरकार में भी आ गए हैं, इनके कई साथियों की जो मानसिकता है वो दबा के काम निकालने की। अगर उनके सोच और विचार के अनुरूप कोई लक्ष्य उनने तय किया है, वो सही हो गलत हो अपनी जगह है, और उनका वो लक्ष्य है कि हमको ये पाना है, तो उनके लिए इसमें तरीका कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए अंतर इस विचार में उस बात का है कि गांधी जी ने शायद कहा था कि लक्ष्य प्राप्त करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किस तरह से आप लक्ष्य को प्राप्त करोगे। जिस रास्ते से आप लक्ष्य को प्राप्त करोगे वो रास्ता भी उतना महत्वपूर्ण है जितना कि मंजिल। यहाँ वो स्थिति नहीं है, यहाँ मंजिल ही सब कुछ है और रास्ते में जो चाहे आप कर लो। वो मानसिकता जब आप सत्ता पा लेते हो तो उसमें अब झलक ही नहीं रही है। दुर्भाग्य से बेपर्दा दिख रही है कि हमको तो सत्ता प्राप्त करने के लिए एन प्रकारेण जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, और उसकी सोच के नतीजे ये होते हैं कि जब प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आपको जवाबदारी संभालने का मौका मतदाताओं के माध्यम से मिलता है तो उसका उपयोग आप इस बाबत करते हो कि हम जो सोच रहे हैं और हम जो करना चाहेंगे वो सही है, और हम चाहे जो करें अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए वो सही। आप आए प्रजातांत्रिक तरीके से, आपकी सोच फासिस्टवादी है, आपके तरीके फासिस्टवादी हैं, आपके तरीके तानाशाही हैं, आप वहाँ फिर प्रजातंत्र को या प्रजातांत्रिक मूल्यों को नहीं देखते। सामने जो आपके खड़ा है उसको किसी भी तरह से हमको खत्म करना है, उसको हटाना है। ये आपने शुरू में सुना था कांग्रेस मुक्त भारत के नाम से। ये जो मानसिकता है, नाम उनने कांग्रेस का लिया था, सामने सारे मुक्त, सिर्फ हम, वन पार्टी रूल, जैसा हम चाइना में देखते हैं उदाहरण के लिए, और जगह कई जगह तानाशाही व्यवस्थाएं हैं, अलग प्रकार की व्यवस्थाएं। जब हमने जो सोचा और जो किया वो ही सही है, और उसके लिए हमको जो करना पड़ेगा वो सही। तो वर्तमान सरकार में ये विचार अब खुल के सामने दिखने लग रहा है। जी, एक लास्ट सवाल बाबा, देवेंद्र यादव जी जेल से रिहा हुए, अगले दिन वो सीधे दिल्ली पहुंचे, राहुल गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई। अब कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश की जो कमान है उन्हें भी सौंपी जा सकती है। कैसे देखते हैं? जितने नाम होते हैं सब पे विचार होते हैं, तो उनके नाम पे भी आपने कहा तो विचार सबके नाम पे क्यों नहीं होना चाहिए? जब आप टीम सिलेक्ट कर रहे हो तो आप पहले से सिलेक्शन थोड़ा ना कर लोगे। जितने लोग उस खेल में भाग ले रहे हैं उन्हीं में से तो आप देखोगे ना, तो उनके नाम पे विचार
क्यों नहीं होने, चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? अमरजीत के नाम पे चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? XYZ तीसरे, चौथे, पांचवें, 10वें, 100वें नाम पे चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? होती ही है, होती ही है। और फिर उसमें से फिर हाईकमांड सिलेक्शन करते हैं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए शख्सियत से। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।